So today we'll start with foreign exchange market, PVPT, right? ऐसा हमने ये पढ़ लिया है बट स्टिल हम लोगों को थोड़ा सा वापस एक बार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको हम फॉरेक्स, फॉरेन का FOR और एक्सचेंज का EX मिलके फॉरेक्स मार्केट कहलाता है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट होता है इन नेशनल करेंसीज। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज और 0.0125 रुपीज इज इक्वल टू $1। सॉरी, $0.015 इज इक्वल टू ₹1, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है और एज सच इसमें अलग अलग मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क का मार्केट और लंदन का मार्केट। न्यूयॉर्क अपना फर्स्ट मार्केट हो गया, लंदन सेकंड हो गया। यानी इसी तरह से न्यूयॉर्क इंडिया, लंदन। तो जब हम रेट्स की बात करते हैं तो वो सब आपस में मैच होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब डॉलर और रुपीस की बात करता हूं और जब मैं डॉलर और पाउंड की बात करता हूं और जब मैं पाउंड और रुपीस की बात करता हूं, डॉलर पाउंड, डॉलर रुपी, रुपी पाउंड, तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं और इनमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। ना, अब अपन जब स्प्रेड की बात करते हैं, अब जैसे डीलर, वो डीलर बैंक भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। ये प्राइस आप पढ़े, क्या लिख रहा है? £1 इज इक्वल टू $1.34 डैश $1.345। दोस्तों, बेस करेंसी हमारे लिए यहां पर जिसको अपन वन में डिनोट करते हैं वो £1 है। £1 वो बेस करेंसी है और डॉलर 1.34, 1.35 ये आपकी काउंटर करेंसी है। तो बेस करेंसी क्या है, काउंटर करेंसी क्या है, बात समझ में आ गई। अब एक बात, लोअर रेट यानी लोअर स्प्रेड जो है क्या है, ये वो रेट है जहां डीलर सेल करेगा, विल सेल द काउंटर करेंसी, यानी ये अपनी सेलिंग रेट है। किसकी? अपनी मतलब डीलर की। और जो ये अपर स्प्रेड है, हायर वाला, डीलर बाय करेगा। और इस चीज को समझने के लिए आप इतना सा समझ लो, आप बैंक के पास गए और बैंक को आपने कहा कि मैं पाउंड लेकर आया हूं, मुझे डॉलर चाहिए। मैं पाउंड लेकर आया हूं, मुझे डॉलर चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? आपको कितने डॉलर देगा? 1.34 देगा या 1.345 देगा? अपने दिमाग से बताओ। यश, यस सर। मैं
एक पाउंड लेकर बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि मैं आपको 1 पाउंड दे रहा हूं, मुझे डॉलर दे दीजिए, तो बैंक आपको कितने डॉलर देगा? 1.340। वेरी गुड। मैं अगर बैंक के पास डॉलर लेकर गया और कहा मुझे पाउंड चाहिए, तो बैंक मुझे क्या करेगा? सर वो 1.345 रेट के हिसाब से पाउंड देगा। वेरी गुड। तो सुनो भाई, डीलर यानी बैंक, बैंक जब आपको सेल करेगा, भाई आप खरीदने गए ना, यस तो सर। आपसे वो 1.34 चार्ज करेगा, और बैंक जब बाय करेगा तो आपसे 1.345 में बाय करेगा, काउंटर करेंसी। The lower rate 1.34 is the rate at which dealer will sell counter currency in exchange for the base currency. अच्छा, इसको अपन पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, पाउंड स्टर्लिंग। हायर रेट 1.345, तो आपको स्प्रेड का मतलब समझ में आ गया, एट रिच। अच्छा, यही बैंक की कमाई है, 1.34 में बेचना और 1.345 में खरीदना, किसको? $1 को। तो बैंक की कमाई इसी में होगी। अगर आप पाउंड खरीदने या बेचने जाओगे तो उसके बदले आपको ये मिलेगा। ऑब्वियसली एक करेंसी आप बेचोगे, दूसरी करेंसी वो आपको देगा। तो इसको रिमेंबर, इसको याद रखने के लिए, टू रिमेंबर विच ऑफ द टू प्राइजेस इज रेलेवेंट टू एनी पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज, ये याद रखना। रिमेंबर द बैंक विल ऑलवेज ट्रेड एट द रेट दैट इज मोर फेवरेबल टू इटसेल्फ। यानी आपको ये लोअर और अपर में याद रखना, बैंक वही करेगा काम जो उसके फेवर का होगा। यानी बैंक जब आप पाउंड लेके जाओगे तो बैंक, और डॉलर मांगोगे तो बैंक आपको 1.34 में देगा, और जब आप डॉलर लेकर डॉलर लेकर गए और पाउंड मांगा तो वो आपसे कहेगा 1 पाउंड के मैं आपसे $1.345 लूंगा। इफ यू आर अ यूके डीलर, अगर आप यूके के हो तो होम करेंसी या बेस करेंसी आपके लिए डॉलर होगी, और काउंटर करेंसी या वेरिएबल करेंसी आपके लिए पाउंड होगी। सपोज यू सेल गुड्स इन यूएस मार्केट, आपने गुड्स बेचा यूएस मार्केट में और एग्री करा कि आप पेमेंट डॉलर में रिसीव करोगे, तो आपके पास डॉलर आएंगे, यस सर। आप बैंक के पास जाओगे, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सपोज यू सेल गुड इन यूएस मार्केट एंड एग्री टू रिसीव पेमेंट इन डॉलर, तो जब आपके पास डॉलर में पेमेंट आएगा आप बैंक के पास जाओगे और उसको पाउंड में कन्वर्ट कराओगे। इसका मतलब आप बेच रहे हो, आप यस बेच रहे सर। हो, तो बैंक क्या कर रहा है? यू विल सेल डॉलर टू रिसीव स्टर्लिंग, नाउ बैंक विल ऑफर यू द लोअर स्प्रेड। बैंक आपको 1.34 के हिसाब से डॉलर का चार्ज लेगा क्योंकि आपने बेचा है। बैंक याद रखना। इसी तरह से आपने गुड्स खरीदा और आपने कहा कि मैं पेमेंट डॉलर में करना चाहता हूं, तो आपको डॉलर चाहिए होंगे, यानी आप डॉलर खरीदने जाओगे। सपोज यू बॉट गुड फ्रॉम यूएस मार्केट एंड एग्री टू मेक पेमेंट इन डॉलर। When you make payment in dollar, you will go to bank and purchase dollar by paying your currency. That is, आप बेचोगे। नाउ बैंक विल ऑफर यू द अपर स्प्रेड, कितना? 1.345। आई होप खत्म। अब एक होता है स्पॉट मार्केट, यानी आज की रेट।
स्पॉट मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी नाउ इमीडिएट, उसको अपन स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट, जिसको अपन अभी फॉरवर्ड बोलेंगे, सुनिए, फॉरवर्ड मार्केट में दो पार्टी होती है, एक आप और एक बैंक, राइट। फ्यूचर मार्केट में तीन पार्टी होती हैं, बायर, सेलर और बीच में एक्सचेंज होता है। ये बात हम आगे जाके समझेंगे। तो फॉरवर्ड मार्केट इज वेयर यू कैन बाय एंड सेल अ करेंसी एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। इस बात पर ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड फ्यूचर रेट, प्री डिटरमाइंड, डेट फिक्स है, रेट फिक्स है, किसकी? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की। यानी अभी चल रहा है अक्टूबर, आप दिसंबर के लिए अभी डॉलर बाय या सेल कर सकते हैं, याद रखिएगा, उसे फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं ना। अब अपन बात कर रहे हैं एक कंट्री, दस अ कंट्री विद अ करंट अकाउंट डेफिशिएट। बच्चों, करंट अकाउंट डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? जहां इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, उसकी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होती है। इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, में एक्सपेक्ट टू सी इट्स एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट। में कंपलसरी नहीं है, होता है, जनरली ऐसा ही होता है। कारण, क्योंकि करेंसी की जो सप्लाई है भाई, इंपोर्ट होने पर आपको करेंसी चाहिए होगी, एक्सपोर्ट करने पे करेंसी आएगी, तो ऑब्वियसली सप्लाई क्या होगी? ज्यादा चाहिए होगी, और डिमांड कम आएगी, तो आपकी होम करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या ये लाइन समझ में आ गई? करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है ग्रंथि? सर जब करेंसी का सप्लाई कम ज्यादा होता है। करंट अकाउंट डेफिशिएट का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। वापस बोलो, क्या बोला मैंने? सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। और अब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो आपने, इंडिया वालों ने अगर ज्यादा इंपोर्ट करा, तो उन्हें क्या चाहिए होंगे? डॉलर ज्यादा चाहिए होंगे पेमेंट करने के लिए। हाँ या ना? अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो डॉलर ज्यादा चाहिए होंगे, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा आएगी। ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे तो डॉलर बढ़ेगा, जिसकी डिमांड ज्यादा आएगी वो बढ़ेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब आता है कैपिटल मूवमेंट बिटवीन इकोनॉमीज। मतलब कैपिटल मूवमेंट बिटवीन इकोनॉमीज का मतलब क्या है? These transactions are effectively switching bank deposits from one currency to another. यानी आपके पास रुपए हैं, आप उन रुपयों को किस में कन्वर्ट कराओगे? डॉलर में। डॉलर में कन्वर्ट करा के फिर आप डॉलर से पेमेंट कर दोगे सामने वाले को, या आपके पास अगर डॉलर में पेमेंट आया है तो आप उस डॉलर के पेमेंट को कन्वर्ट कराओगे इंडियन रुपये में, राइट? So these flows are now more important than the volume of trade in goods and services. तो ये जो कैपिटल मूवमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से भी, यानी आपका ट्रेड का वॉल्यूम कितना है, उससे ज्यादा आपका ट्रांजैक्शंस का फ्लो कितना है, ये देखना बहुत जरूरी है। सो सप्लाई और डिमांड किसी भी करेंसी की, the supply and demand for a currency may reflect event on the capital account.
यानी किसी भी करेंसी की सप्लाई और डिमांड कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई रिपीट, किसी भी कंट्री की करेंसी की सप्लाई डिमांड फॉर अ करेंसी में रिफ्लेक्ट इवेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। खत्म। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए, ये ध्यान रखिएगा ना। एक चीज और जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है तो कैपिटल का इनफ्लो होता है और डिमांड बढ़ती है। एक बात मुझे आप बताइए, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी आरबीआई की रेट्स को अगर पढ़ते हो, अभी इन दिनों रेटें बढ़ रही हैं या घट रही हैं? इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई घटा रहा है। रेटें जब घटाता है तो कैपिटल का आउटफ्लो होता है और सप्लाई में रुपी आ जाता है, और जब वो बढ़ाता है तो कैपिटल का इनफ्लो होता है और डिमांड बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट को आप कुछ इस तरह से पढ़िए। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, कैपिटल का इनफ्लो, डिमांड करेंसी की बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट घटाओगे, कैपिटल का आउटफ्लो होगा, सप्लाई बढ़ेगी। हाँ या ना? Yes, sir. Sir, I am unable to understand this. राइज होने पे तो डिमांड घट जाएगी ना? हाँ People बेटा, will not, sir, people will not get the money जब राइजिंग होगा इंटरेस्ट नहीं रेट। नहीं, आप इस पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप ऐसे समझो। सप्लाई से इसका मतलब बाजार में पैसा आएगा। एक बात बताओ, मैं एक बहुत ही लेमन की लैंग्वेज में पूछता हूं, आपको अगर 8% पे लोन मिल रहा है और 8 की जगह अगर 7 पे मिल रहा है, तो आप लोन लोगे कि नहीं लोगे? सर, I'll take, आप लोगे ना। या आप लोन क्यों लोगे? क्योंकि सप्लाई आई है। बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा और वो बांटेंगे उस पैसे को, और ऐसा कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट गिरती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो आप बैंक के लोन से बचोगे। आप चाहोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर कि आप बैंक में पैसा जमा कराओ जिससे ब्याज अच्छा मिले। तो राइजिंग रेट में कैपिटल इनफ्लो होती है बैंकों के पास, और फॉलिंग के अंदर कैपिटल आउटफ्लो होती है। ऐसे समझो। अब बोलो वापस मेरे साथ। राइजिंग के अंदर कैपिटल क्या होगी? इनफ्लो होगी। और करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। यस सर। फॉलिंग रेट में कैपिटल का क्या होगा? आउटफ्लो। और करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। अब जब इन्फ्लेशन आता है तो जो एसेट होल्डर हैं वो अपनी फिनेंशियल एसेट्स को करेंसी में सिर्फ इसलिए नहीं रखते कि यार इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू गिर रही है। एसेट होल्डर विल नॉट विश टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट इन अ करेंसी, मतलब वो चाहते नहीं है ऐसा, whose value is falling because of
इन्फ्लेशन। अब इसको भी आप समझो। मिस्टर एक्स के रिसीवेबल है, रिसीवेबल इंडिया का, हाँ मिस्टर एक्स इंडिया का है, उसके कुछ रिसीवेबल है। अब वो रिसीवेबल यूएस मार्केट के, तो अब आप बताओ जरा, तो वो अपने रिसीवेबल को क्या करेगा अगर उसकी इन्फ्लेशन के कारण करेंसी फॉल हो रही है? इफ rupee is falling because of inflation, Mr. X will not wish to hold receivable in rupee, वो चाहेगा तुरंत डॉलर आ जाए। क्योंकि डॉलर में ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको। कल आपने पढ़ी थी ये बात। क्योंकि अगर रुपया गिरेगा तो डॉलर मजबूत होगा, तो डॉलर $1 इज इक्वल टू 80 रुपए, वो $1 इज इक्वल टू 81 आ गया, तो क्या चाहेगा कि मुझे 81 मिल जाए, हाँ या ना? यस सर। बस यही कहानी है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना, जर्नल सेंस लगाना, तो चीजें जल्दी समझ में आएगी, टेक्निकल लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगी। चलो, अब आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं PPPT, परचेजिंग पावर। बच्चों, इन्फ्लेशन का मतलब ही परचेजिंग पावर है। PPPT, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी। अच्छा, पीपीटी थ्योरी क्या बोलती है? पढ़ो इस लाइन को, यश पढ़ना जरा। Yes, sir. PPPT claims that the rate of exchange between two currency depends on the relative inflation rate within the respective countries. मतलब समझ गए? इंडिया की इन्फ्लेशन रेट और यूएस की इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन रेट जो हैं उनके कारण एक्सचेंज रेट में बदलाव आएगा। Yes, sir. मतलब आप समझो, अगर इंडिया में, अभी अपन को एग्जांपल से भी समझेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक जगह इन्फ्लेशन बढ़ा, दूसरी जगह नहीं बढ़ा, तो एक्सचेंज रेट बदल जाएगी। दोनों जगह अगर सेम मूवमेंट आया इन्फ्लेशन में, तो एक्सचेंज रेट में बदलाव नहीं आएगा। अब इसके लिए तो मैं एग्जांपल लूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन हम तुम्हें यह समझ में आ गया कि दो कंट्रियों की जो करेंसीज हैं, हम पीपीटी थ्योरी में ये मानते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं फिर बताऊं, पीपीटी थ्योरी भी होती है, इंटरेस्ट रेट थ्योरी भी होती है, ठीक। बाद में फिशर बोलेगा दोनों भी होती हैं,
ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते, कोई अकेला फैक्टर थोड़ा ना होता है। मतलब हम तो ये बता रहे हैं कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने के क्या कारण है। सबसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के कारण होती है, फिर फिशर बोलेगा दोनों के कारण होती है। तो अच्छा, ये जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? It is based on the law of one price. अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। वन कप कॉफी इंडिया में है, अगर 80 रुपए की मिलती है तो यूएसए में वो कितने की मिलेगी? $1. मतलब समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. एक्सचेंज रेट कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फैक्ट है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब आप बोलोगे यार यूएस मार्केट में, मतलब हम फॉरेन जाते तो हमको कमाई ज्यादा होती है। एक मजेदार बात बोलूं, आप अगर इंडिया में रहकर इंडिया में कमा रहे हो और इंडिया में ही खर्च कर रहे हो, इसी तरीके से आप यूएस में काम करके यूएस में ही कमा रहे हो और यूएस में ही खर्च कर रहे हो, तो कुछ नहीं बचता। यूएस में कमा के जब आप इंडिया आ जाते हो और इंडिया में खर्च करते हो, तो वही प्राइस आपको पे करने पड़ते हैं। मतलब ये समझो, वहां पर यूएसए के अंदर $20,000 की तनख्वाह मिल रही है पर मंथ की। हमारे यहां $20,000 से कुछ नहीं होगा। यानी वहां अगर आपको $20,000 तनख्वाह मिल रही है, तो यहाँ इंडिया में आपको 16 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए महीने की। और बिल्कुल तब जाके बराबरी होती है। Yes, sir. अब जरा समझो, अगर आपकी एक्सचेंज रेट $1 इजिकल टू 85 रुपीज हो गई, अगर हो गई, तो अपने आप एक इक्विबिलियम बैठेगा। यूएस में तो आपको $1 में कॉफी मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में वही $1 खर्च करके, सॉरी, वही एक कप कॉफी के लिए आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 85. ये है इक्विबिलियम का एग्जाम्पल, समानता। It is based on the law of One price. in equilibrium. Identical goods must cost the same regardless of the currency in which they are sold. क्या आप मेरी बात समझ गए? एक कप कॉफी चाहे इंडिया में खरीदो चाहे यूएसए में खरीदो, आपको वो सेम प्राइस पे पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
इन्फ्लेशन की रेट इंडिया में ज्यादा है या यूएसए में ज्यादा है? अगर आपको नॉलेज हो तो। किसी को नॉलेज है क्या? इंडिया की इन्फ्लेशन रेट और यूएसए की इन्फ्लेशन रेट किसकी ज्यादा है? ग्रंथी? सर आई थिंक यूएसए की ज्यादा है। इंडिया की ज्यादा है। पढ़ो कितनी है। पढ़ो। 2.10%. अभी 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 इन दिनों बहुत कम हुई है। आपको मैं बताता हूं, देखो 2020 में क्या इन्फ्लेशन रेट थी इंडिया की, कितनी थी देखो। 5.13. ना 5 पॉइंट नहीं, 6.5% थी। ये लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ठीक लग रहा है ना? अब अच्छा लग रहा है आपको? देखो क्या हुआ। पढ़ो। सर इंडिया की इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है ना? यस सिर्फ सर। एक ही साल 2022 था जब यूएसए की इन्फ्लेशन रेट ज्यादा थी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ यूएसए की और यूरो की इन्फ्लेशन रेट, यूरोपियन इकोनॉमी की, बाकी हमेशा इंडिया की इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रही है। देख रहे हो? Yes, sir. तो अगर हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। इसलिए डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन अभी हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करा है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए हमने रेटें गिराई हैं हमारी। देखो 5.5, 6.7, 5.4, 4.4। अब कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन? 1.55. ठीक, ये इसलिए रेट है। वहां कितनी है? 0.9. 2.9। 0.9. इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए टुडे 2.9। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया टुडे कितनी? 1.54. तो अब हो क्या रहा है, हम हमारी इन्फ्लेशन रेट को नीचे इसलिए ला रहे हैं कि हम डॉलर को काबू में रख सकें। समझ रहे हो? Yes, sir. यह है परचेजिंग पावर पेरिटी। अगर हमारी इन्फ्लेशन रेट कम होगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरे और भी थ्योरीज हैं। सिर्फ परचेजिंग पावर से ही नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन से ही एक्सचेंज रेट कंट्रोल नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट से भी होती है। किससे? Interest rate. ये देखो, देखो जरा, गजब यार।
पढ़ो ना। रेपो रेट। हाँ, हमारी रेपो रेट कहलाती है, वहां पे फेडरल फंड रेट कहलाता है, यानी सेंट्रल बैंक जो होता है ना, हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वहां पे यूएस फेडरल फंड कहलाता है वो। अब बताओ यार, क्या रेट थी देखो? 0.07 to 0.25. और हमारे यहाँ कितनी थी? 4%। तो हमारी करेंसी तो खराबी होगी ना। जिसकी ज्यादा रेट होती है वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है, जिसकी कम होती है। अब हम इन्फ्लेशन से किसको कम करना चाह रहे हैं? Interest. हम इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमारी ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट से बहुत ज्यादा गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, तो sir. इस कारण से कंट्रोल में नहीं आ रही। अब हमें आरबीआई को अपनी रेटें कम करनी पड़ेंगी, कर रही है कम धीरे धीरे। तो लॉजिक समझना, क्योंकि अपन दो थ्योरी पढ़ेंगे, पीपीपीटी, परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी, और दूसरी क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी। तो आपके दिमाग में ये आएगा, सर डॉलर तो बढ़ता ही जा रहा है, एप्रिशिएट होता जा रहा है, रुपया टूटता ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं पाउंड के साथ भी यही हो रहा है। वो इस कारण हो रहा है कि हमारी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? रेटों को ऊपर नीचे करके कोशिश करती है एक्सचेंज रेट को क्या करें, कंट्रोल में लाए। अब रेपो रेट तो उसके हाथ की बात होती है, लेकिन इन्फ्लेशन उसके हाथ की बात नहीं है। तो नो डाउट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है इंडिया में। और एक बात बताऊं, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में भी क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाती हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आया मैंने जो बोला? Yes, sir. Yes, sir. सो रूल क्या है बताओ? PPPT predict that a country with a higher inflation will be subject to a depreciation of its। करेंसी। Currency. मजा आ गया? समझ में आ गई बात अब तो आपको? यस। Now, if you need to estimate the expected future spot rate, बच्चों future spot rate मतलब फॉरवर्ड रेट, दिसंबर की रेट अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ये S1 का मतलब है दिसंबर की रेट, S0 का मतलब है अक्टूबर की रेट, HC का मतलब क्या है? HC का मतलब क्या है? Inflation rate in other country. इन कंट्री फॉर विच जिस स्पॉट रेट, यानी स्पॉट रेट कोट हुई है, बेस करेंसी की इन्फ्लेशन रेट। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर एक बात बताओ, बेस करेंसी क्या होगी? जो वन में डिनोट होगी। मैं आपसे पूछता हूं, $1 is equal to ₹80। नाउ लेट मी नो बेस करेंसी क्या है इसके अंदर? डॉलर। वेरी गुड। और काउंटर करेंसी क्या है? Rupees. बस बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। बेस करेंसी इज डॉलर, काउंटर करेंसी इज रूपी। बच्चों रूपी का साइन किससे आता है, कौन सी की से आता है? मेरे को रुपीस का साइन चाहिए। कंट्रोल Alt 4।
कंट्रोल ऑल्ट 4 नहीं आ रहा। कंट्रोल ऑल्ट 4 हाउ टू टाइप शॉर्टकट की ऑफ रूपी और कीबोर्ड इन विंडो 10। पता नहीं यार। मुझसे तो नहीं आ रहा, मैं रुपीज ही लिख देता हूं। चलो, तो आपको इन्फ्लेशन रेट किसकी लेनी पड़ेगी? बेस करेंसी की, जिसमें स्पॉट कोटेड है। 1 रुपीज इक्वल टू 80 रुपीज। तो स्पॉट $1 यानी कि डॉलर में कोटेड है। इन्फ्लेशन रेट इन अदर कंट्री यानी काउंटर करेंसी HC। HB और HC आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो PPPT can be used as our best predictor of future spot rate। यानी फ्यूचर की स्पॉट रेट को निकालने के लिए PPPT एक बेस्ट प्रिडिक्टर है। PPT के अलावा RPT भी आएगा। IRPT मतलब इंटरेस्ट रेट पेरिटी थ्योरी। अच्छा, लेकिन इस PPPT की लिमिटेशंस क्या है बताओ? पहली लिमिटेशन क्या है? The फ्यूचर इन्फ्लेशन future रेट estimate होती है। मतलब ये सिर्फ Only एस्टिमेट है। फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट सिर्फ क्या है? estimate. दूसरा क्या है? The market is dominated by speculative transactions as opposed to trade transactions. मतलब समझ गए? 98% ट्रांजैक्शन तो स्पेकुलेटिव होते हैं, सिर्फ 2% ट्रांजैक्शन ही ट्रेड के होते हैं। मतलब आप समझना, अगर आप मेरी क्लास से अटेंड कर रहे हो रेगुलरली तो आपको मैंने कहा था, समझाता रहता हूं मैं, आजकल आप खुद जिंक, लेड, कॉपर, क्रूड, गोल्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो कंप्यूटर पर, फ्यूचर मार्केट में। जो आपके पास नहीं है वो बेच सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो खरीद सकते हो, और उसकी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी। अगर बेचा है तो कुछ समय बाद खरीदना है, खरीदा है तो वापस बेचना है। इसे कहते हैं फ्यूचर मार्केट। तो एक्चुअल में 98% ट्रांजेक्शन तो स्पेकुलेटिव नेचर के हैं। तो इसी कारण से परचेसिंग पावर, मतलब कोशिश तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस इतने होते हैं जिस कारण से इन्फ्लेशन की जो पेरिटी थ्योरी है वो सिर्फ बुक्स में एग्जिस्ट कर पाती है। देयरफॉर परचेसिंग पावर थ्योरी ब्रेक्स डाउन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट में मैनेज एक्सचेंज रेट दस डिफाइंग द फोर्सेस प्रेसिंग टुवर्ड्स PPT। सो दोस्तों, तीनों बातें आप अच्छे से समझ लो। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है, बट इन्फ्लेशन तो बाजार में आएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये तो मार्केट फोर्सेस से आता है। तो तीनों के तीनों लिमिटेशन समझ में आ गई हैं आपको? Yes, sir. अब मैं
बच्चों सॉरी, मीटिंग बीच में लेफ्ट हो गई थी शायद. नाउ आई एम ऑडिबल? Yes. हाँ, बीच में कहीं एकदम Yes, से sir. स्क्रीन. वेट यार, पता नहीं क्या हुआ था. सो कहाँ लास्ट पॉइंट छोड़ा था हमने? Limitations. हाँ जी, Limitations of Limitations. PPP. हाँ, लिमिटेशंस. अब टीवाई यूज करने जा रहे थे हम, राइट? स्क्रीन शेयर है हमारी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, टीवायू 2 पढ़ रहे थे अपन. A US exporter sell one product in Europe on a cost plus basis. Selling price is based on a US price of $16 to cover cost and provide a profit margin. ठीक है जी. और करंट एक्सचेंज रेट जो है वो 1.26 यूरो इज इक्वल टू $1 है. यूएस का एक्सपोर्टर है. इकोनॉमिक रिस्क का क्वेश्चन है ये. यूएस का एक्सपोर्टर है. क्या कर रहा है? यूरोप में बेच रहा है अपना प्रोडक्ट. सेलिंग प्राइस इज $16 to cover cost and profit margin. Current exchange rate. यूरो 1.26 इक्वल टू $1. बहुत पुरानी बात हो गई यार कि $1 में 1.26 यूरो आएंगे. अभी तो यूरो महंगा हो गया डॉलर से. अब क्या बोलता है? What would be the effect on exporter business अगर डॉलर मजबूत हो गया तो? अरे यार, what? एक मिनट. बच्चों एक मिनट चार्जर लगा लूं वरना मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा. What would be the impact if dollar appreciate? अब बच्चों चैप्टर हमेशा पढ़ो, तसल्ली से पढ़ना. यूरो का साइन मेरे पास है नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. 1.31 यूरो इज इक्वल टू $1. आंसर अगर आपने कल क्लास अटेंड करी थी. होम करेंसी बोलो फटाफट.
Dollar. Home currency, dollar. Very good. Yeah. Foreign currency, Euro. if home currency appreciate and amount is expected to receive, home currency appreciate और हमें रिसिप्ट आने वाली है, मैं आपको याद दिलाता हूं, होम करेंसी एप्रिशिएट, रिसिप्ट आने वाली है, तो क्या होगा? एडवर्स, यानी एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। समझाऊंगा भी कैसे होगा। Adverse effect on business of US exporter। क्यों भाई, सही लिखा ना मैंने ये? अब मुझे आपको समझाना भी पड़ेगा क्यों नुकसान होगा। अब सुनिए, because US exporter will exposed to foreign risk, foreign exchange risk, if he committed to receive payment in यूरो, हाँ या ना? Yes, sir. भाई अगर होम करेंसी में है तब तो कभी रिस्क होती नहीं है। उसको रिस्क कब होती है? जब उसको पेमेंट आना हो फॉरेन करेंसी में या पेमेंट जाना हो फॉरेन करेंसी में। बकायदा एंट्री करके बताऊंगा। डेबिट यूरो में लिखते हैं, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, $16 नहीं 1.26 यूरो, $16। इस तरह से कोई फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ता ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा। रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्टिंग किसमें करनी होगी? बोलो ना। डॉलर में। बुक्स में डॉलर में करेगा ना? यस सर। ये कब? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ सेटलमेंट, डेबिट कैश, क्रेडिट। मुझे बताओ उसके पास क्या आएंगे? यूरोस। उसके पास यूरो ही आएंगे। और कितने आएंगे? 1.26।
1.260 ही आएंगे। अब वो इन 1.260 को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। किस पे कन्वर्ट करेगा? इनडायरेक्ट रेट गिवन है। In above TYU, indirect rate is given। क्योंकि जब होम करेंसी के 1 यूनिट के बराबर फॉरेन करेंसी ली जाती है तो इनडायरेक्ट रेट कहलाती है। बताया था ना मैंने आपको। Yes, sir. Yes, sir. अब वो कहेगा यार मैं 1.26 यूरो लेने जाऊंगा, तो अब मुझे डॉलर कितने मिलेंगे? लेकिन सेटलमेंट के दिन तो डॉलर कितने का हो गया है? $1 इज इक्वल टू 1.31 euro. 1.31 euros. तो अब इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करोगे? बताइए। अच्छा, उसके पास $16 आएंगे या $16 से कम आएंगे? सर कम आएंगे। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, यहां हमने एक यूनिट मांगा था, एक यूनिट माना था। हाँ या ना? 1 यूनिट। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझाने के लिए assume the transaction is of 15 यूनिट्स, इससे क्या ठीक रहेगा? ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो 15 यूनिट्स का मतलब 1.26 इंटू 15 यूरो। यूरो डॉलर, इससे सही समझ में आएगा आपको। अब दिक्कत नहीं आएगी। अब रिसीवेबल तो 18.9 यूरो में ही आएगा, 15 यूनिट का पैसा। बुक्स में से तो अपने को ये 18.9 ही हटाना है। लेकिन अब समझो आप 18.9 यूरो को जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो 18.9 1.26 इंटू 15, सॉरी, हाँ, इंटू 16,
ये था, ये मेरे से गलत हो गया था, 302.4 पाउंड यूरो। ये 15 यूनिट थे ना, 15 यूनिट थे। तो सिंपली आपको करना क्या है, 240 इंटू 1.26, काम खत्म। अब समझ में आ गया? अब यहां समझो, ये तो आपको यही आना है, इसको मत लिखो। अब आप रिसीवेबल्स तो बुक्स में से जो हटना है वो तो यही हटना है 240, लेकिन कैश जो आना है वो कितना आना है, 15 यूनिट का पैसा आना है। यानी आप बोलोगे 302.4 आने हैं, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो 302.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.31, इनडायरेक्ट रेट है ना बच्चों, तो डॉलर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ओहो, कैश इतना ही आएगा, जबकि यहां से तो ये 240 हटेंगे, तो बाकी का जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट Loss लॉस ऑन on ट्रांजेक्शन, settlement. लॉस ऑन सेटलमेंट। बस ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, मैंने जानबूझ करके 15 यूनिट अलग से ली, से आपको दिक्कत नहीं आए। आपकी बुक में से आपको जो रिसीवेबल हटाने हैं वो तो 240 ही हटाने हैं। लेकिन कैश जो आएगा वो यूरो में आएगा। अब उस यूरो का जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो वो इस रेट से कन्वर्ट होगा, ऑन सेटलमेंट डेट 1.31 यूरो इज इक्वल टू $1। हाँ या ना? तो 302.4 यूरो को जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे क्या बोलोगे, वही वाली कहानी, 302.4। भाई इससे आसान मैं बता नहीं सकता आपको। यूरो डॉलर 1.31 यूरो इज इक्वल टू $1। तो 302.4 को कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो क्या बोलोगे, 302.14 डिवाइडेड बाय 1.31 इंटू 1। आ गया? Yes, sir. अब आराम से इसको आप देख सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब परचेजिंग पावर पेरिटी थ्योरी तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। ये तो क्लियर हो गया, ये तो इकोनॉमिक रिस्क वाला ट्रांजैक्शन था। अब जरा TYU3 देखो आप, ये सब मैंने समझाने के लिए करा आपको। लीजिए, the US dollar rate per pound is quoted as,
ये कोटेशन है। अब क्या बोल रहा है? कंपनी ए वांट टू बाय $100,000 in exchange for company A कंपनी बी सेल करना चाह रही है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब सुनो, सिंस कंपनी ए वांट टू बाय means bank will sell $. एक बात मुझे बताइए, नहीं अभी नहीं, अपन बिल्कुल शांति से ऐसा भी नहीं करेंगे, डिलीट। हाँ जी, आंसर। सबसे पहले मुझे बात बताइए, बेस करेंसी क्या है? dollar, बेस करेंसी क्या है? सर यूरो, Pound. यूरो नहीं है, Pound. पाउंड। काउंटर करेंसी क्या है? Dollar. dollar, हाँ या ना? yes, sir. Yes. अब बात समझिए, आप क्या करना चाह रहे हैं? फॉरेन करेंसी खरीदना चाह रहे हैं? द डीलर want to buy, that is bank will sell. The dealer want to sell, that is bank will Buy. buy. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर डीलर बेचना चाहता, बाय करना चाहता है तो बैंक सेल करेगा, तो वो आपको कितने स्टर्लिंग मांगेगा? 1.4330. $100,000 किस रेट से बोल रहे हो आप? 4330. It means 100,000 into 1.433 divided by 1, यानी 143,300। Yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने बोला सब ध्यान रखना, यानी 143,300 स्टर्लिंग देगा तो उसको 100,000 पाउंड, $100,000 मिलेंगे। अभी आपको मैं बताता हूं, दैट इज डीलर will get $100,000 by paying क्या ये सही बात बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं। ये होना चाहिए था डिवाइड, कोई बोला नहीं बच्चा, मैं वेट कर रहा था। डीलर विल गेट $100,000 by paying 6, 9, 7, 8
3.7 पाउंड। अब यहां पर ये रेट हो जाएगी 1.4 325 325 अभी आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। दैट इज डीलर विल get 69808 pound by selling क्या सही बात है ये? नो सर, बताओ सही है गलत है? सर गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए लिख रहा था इतनी देर से। आप समझे ही नहीं मेरी बात। मैंने आपको यहां पर ये लिखवाया था। ये क्या लिखवाया था? पढ़ो, पढ़ो वापस। प्लीज पढ़िए। A dealer might quote a price of this, सेम वही कंडीशन है, 1.34 1.345 1 पाउंड। लोअर रेट पर वो सेल करता है। कौन? डीलर। लोअर रेट पर वो सेल करता है और हायर रेट पर बाय करता है। आई होप इट इज ओके। यस सर, अंडरस्टूड। डीलर, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, मैं बार बोल रहा हूं, डीलर। हम और बैंक हमेशा अपना फायदा देखेगा। तो अब सुनो, डीलर बाय करना चाहता है। मैं फिर भी कह रहा हूं, डीलर बाय करना चाहता है डॉलर। बच्चों, अगर डीलर बाय करना चाहता है डॉलर, तो वो कौन सी रेट लेगा? 1.345, ऊपर वाली, हायर वाली। अब आप समझे? Yes, इसलिए sir. मैंने लिख के बहुत तसल्ली से लिखा। मुझे मालूम है बच्चे गलती करेंगे। तो बाय करना चाहता है तो वो ये रेट यहां पर जो लेगा वो 1.4325 लेगा, और यहां लेगा 1.4330, 0 यानी यहां पर 1.4325। अच्छा, आपको ये समझ में कब आया? जब आपने बैंक के हिसाब से देखा कि बैंक को तो नुकसान हो गया। अब आप यूं समझो, अगर आप बैंक के पास गए, देखो आपको क्या चाहिए? आपको पाउंड, या तो आप पाउंड लेकर जाओगे या पाउंड लेकर आओगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस क्योंकि सर। आपकी बेस करेंसी पाउंड है। तो आप जब पाउंड लेकर जाओगे तो डॉलर खरीदोगे, तो आपको $100,000 खरीदने में कितने पैसे बैंक को देने पड़ेंगे? 69808. ये आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि मेरे पास डॉलर है, मुझे पाउंड में कन्वर्ट कर दो, तो बैंक आपको कितने पैसे देगा? 69। 783.7। तो देखो बैंक फायदे में है ना। सर कम पैसे देगा। ऑब्वियसली पैसे। अब इस एग्जाम्पल का बहुत ध्यान से देखना, कभी गलती मत करना।
एक्चुअली कि कभी रेट डायरेक्ट होगी, कभी इनडायरेक्ट होगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सर इन क्वेश्चन से हमको बैंक के हिसाब से देखना होता है या डीलर के हिसाब से? नहीं, वो क्वेश्चन डीलर के हिसाब से देगा, लेकिन आपका कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो आप बैंक का पर्सपेक्टिव देख लेना। Yes, sir. अच्छा, बैंक का पर्सपेक्टिव क्या होगा? हमेशा फायदा। Yes, sir. तो बैंक के पर्सपेक्टिव को उल्टा कर लो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल है, $100,000 अगर आप बैंक के पास लेकर जाओगे तो बैंक आपको कितने पाउंड पकड़ाएगा? 69783। लेकिन आप बैंक के पास जब कहोगे मुझे $100,000 चाहिए, उसी बैंक से बोलोगे, तो आपसे कितने पाउंड मांगेगा? 69808। आई होप अभी क्लियर हो गई बात अच्छे से आपको। Yes, sir. अब पीपीपीटी के क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इलिस्ट्रेशन 1 TYU 4, राइट। और कल अपन आगे बढ़ेंगे। कल आपका कॉलेज ऑफ है सब बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. तो कल क्लास मॉर्निंग में शेड्यूल कर लें क्या? Yes, 10:30 sir. बजे, Yes, sir. है ना? Okay, सो sir. मैं अभी मैसेज फ्लोट करता हूँ, मॉर्निंग में फ्रेश रहेंगे और सुबह आराम से अच्छे से अपन कल IRPT थ्योरी भी कर लेंगे, ठीक है? और सर मॉर्निंग में तो FR क्लास भी होती है ना? कितनी बजे होती है? 11:30। 11:30 होती है ना? ठीक है, Yes, sir. तो मैं मैम से डिस्कस करके क्लासेस की टाइमिंग हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ, Okay, ओके, sir. राइट। गुड डे एवरीवन। Thank you, sir. Yes, sir.